क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले बात शतरंज की उस बिसात की जिसमें प्यादे नहीं लाखों लोगों की जान और दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई है। यहाँ एक और अमेरिका है तो दूसरी ओर ईरान। हर कोई अपने अपने दांव खेल रहा है और सामने वाले को मात देने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि सीजफायर के बाद भी युद्ध के बादल छटे नहीं हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की घेराबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ ईरान भी लगातार धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस बिसात पर आखिरकार मात किसे मिलेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या कुछ है और इसके दो दूरगामी परिणाम हैं, इसका क्या मायने हैं, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मुश्किल कैसे होगी, आइए ये आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान एक दूसरे के संपर्क में है, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल यह है कि ये मुश्किल कैसे आसान होगी, इस पर हम आपको बताते हैं, क्योंकि वार्ता में मामूली प्रगति अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ईरान के साथ चल रही बैक चैनल कूटनीति में मामूली जो है वो प्रगति हुई है। वहीं हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो इस प्रगति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि अनिश्चितता अब भी बहुत ज्यादा है। वहीं ट्रंप का अल्टीमेटम भी सामने आया है और सैन्य बैठक भी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सीनियर नेशनल सिक्योरिटी टीम, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शामिल थे, उनके साथ एक आपातकालीन बैठक की है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने आखिरी पलों में शर्तों को नहीं माना तो वे नए सिरे से भीषण सैन्य हमलों का आदेश देने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सबसे बड़ा मध्यस्थ बना है। तो ऐसे में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वार्ता को सफल बनाने की जो जिम्मेदारी है इस समय पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी एक बड़े डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे हैं। जनरल मुनीर ईरान के IRGC कमांडर अहमद वाहिदी से मिलकर अमेरिकी प्रस्तावों पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर ईरान भरोसा करेगा, जो सऊदी अरब में ईरान के खिलाफ सेना भेज चुका है। इसके अलावा सबसे बड़ा पेच वार्ता में, इसमें सबसे बड़ा गतिरोध जो है वो ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर है। अमेरिका की सख्त शर्त है कि ईरान अपना पूरा यूरेनियम भंडार देश से बाहर भेजे और भविष्य में जीरो एनरिचमेंट की नीति अपनाए, जिसे स्वीकार करना ईरान के लिए अपनी संप्रभुता से समझौता करने जैसा है। वहीं 2 चरणों वाला शांति फॉर्मूला क्या है ये समझिए। अमेरिका और मध्यस्थ देशों ने जो खाका तैयार किया है वो 2 चरणों का है, जिसमें फेज 1 की अगर हम बात करें तो तत्काल युद्ध विराम और हॉर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह से खोलना है। वहीं फेज 2 की अगर हम बात करें तो 45 दिनों की एक निश्चित समय सीमा के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को हटाने, यानी कि सैंक्शंस रिलीफ पर अंतिम फैसला होना है। वहीं ट्रंप की बढ़ती हताशा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और अमेरिकी मीडिया के अनुसार पिछले कुछ दिनों में ट्रंप वार्ता की धीमी रफ्तार से काफी वो हताश हुए हैं। वहीं शुरुआत में वे डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते थे, लेकिन ईरान के अड़ियल रुख के कारण अब वे दोबारा युद्ध शुरू करने की ओर झुक रहे हैं। वहीं इजराइल का दबाव, इजराइल का मानना है कि ईरान बातचीत की आड़ में केवल समय ले रहा है ताकि वो अपनी जो सैन्य पोजीशन है उसको और मजबूत कर सके। इसीलिए इजराइल लगातार अमेरिका पर हमले फिर से शुरू करने का दबाव बना रहा है। इसके अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य का जो विवाद है वो सबसे अहम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज जलमार्ग का ही है। ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले विदेशी जहाजों पर $2 मिलियन तक का टोल टैक्स लगाना शुरू किया है, जिसे अमेरिका ने अवैध वसूली बताते हुए साफ कहा है कि इस शर्त के रहते कोई स्थायी समझौता नामुमकिन है। तो ये सब कुछ नजर आ रहा है क्योंकि जो तमाम नीतिगत जो बातचीत है वो किस तरह से आगे वहां पर नजर आ रही है और उसके अलावा भी जो अलग अलग स्थितियां हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया है कि हॉर्मुज पर टोल को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money.
There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran, without our approval. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. और वहीं इस बीच कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अगर अंतिम समय की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस ने शुक्रवार को खबर में यह जानकारी दी। खबर में कहा गया कि ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे और कतर के एक प्रतिनिधि मंडल ने अंतिम समय में समझौता कराने के प्रयास में उनका साथ दिया। दूसरी ओर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स और अन्य सैन्य अधिकारी भी यहां पर उपस्थित रहे। वहीं ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ईरान समझौता करना चाहता है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमने उन्हें कड़ा झटका दिया है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, वे इसे नहीं रख सकते। यानी साफ है कि शतरंज की इस बिसात पर हर कोई अपने अपने दांव खेल रहा है। वहीं ट्रंप एक्शन के मूड में है, लेकिन अमेरिका को भूलना नहीं चाहिए कि ईरान पर हमला आसान नहीं है। ये बात खुद अमेरिकी रिपोर्ट्स से साबित भी हुई है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान में भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका के 42 विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें फाइटर जेट्स और ड्रोन्स भी शामिल हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा किया गया कि हम आपको अब ये बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका के किन विमानों को खाक में मिलाया है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। दरअसल इसमें आप देखिए F-15E स्ट्राइक 4 विमानों का नुकसान। ये अमेरिका के सबसे बड़े भरोसेमंद लड़ाकू विमान माने जाते हैं। इस युद्ध में कुल 4 F-15E तबाह हुए। इनमें से 3 विमान मार्च में कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए। वहीं एक विमान अप्रैल की शुरुआत में ईरान के हवाई क्षेत्र में ईरानी डिफेंस द्वारा मार गिराया गया, जिसके पायलटों को बाद में एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाया गया। F-35 लाइटनिंग II एक विमान का नुकसान। यह अमेरिका का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है। सेंट्रल ईरान के ऊपर उड़ान भरते समय यह विमान ईरानी ग्राउंड फायर की चपेट में आकर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसे बेहद नाजुक स्थिति में इजराइल के तेल अवीव पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। F-35 के इतिहास में युद्ध के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग का यह पहला मामला है। इसके अलावा A-10 कुल एक विमान का नुकसान। ये जमीनी हमलों और टैंकों को तबाह करने के लिए बना बेहद मजबूत विमान है। अप्रैल में ईरान के ऊपर एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के दौरान ईरान के मजीद एयर डिफेंस सिस्टम या जमीनी हमले की चपेट में आने से यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा KC-135 स्ट्रेटो टैंकर कुल नुकसान जो हुआ है वो 7 का हुआ है। यह हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला एरियल रिफ्यूलिंग विमान है और इस विमान को 2 अलग अलग घटनाओं में भारी नुकसान हुआ है। मार्च में इराक के हवाई क्षेत्र में ईरान समर्थित मिलिशिया के हमलों से बचने के दौरान 2 KC-135 विमान आपस में टकरा गए। इनमें से एक क्रैश हो गया जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। दूसरी घटना में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े 5 टैंकर्स ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आकर जमीन पर ही तबाह यानी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं E-3 सेंट्री अवॉक्स ये अमेरिका का आसमान में उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर है जो पूरे युद्ध क्षेत्र की निगरानी करता है। यह बेहद महंगा और संवेदनशील विमान भी सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पार्क था। ईरान के अचानक हुए मिसाइल और ड्रोन हमले में यह सीधे निशाने पर आ गया। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ईरान पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश है। And with
Not only Venezuela, but with Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror, Iran, #1 state sponsor of terror, they send their money all over the world to create problems, never going to happen, and they're never going to have a nuclear weapon, and they know that. They know that.